पैलिएटिव मेडिसिन। जब हमें पता चलता है किसी टर्मिनल इलनेस के बारे में, टर्मिनल इलनेसेस बेसिकली वो होते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत कुछ इनक्योरेबल होते हैं, मतलब उनका क्योर निकलना या उनसे रिकवर हो पाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब एक तरीके से। सो लोगों के फियर तो ये बताया गया कि जब भी टर्मिनल इलनेस डायग्नोज होता है तो क्योर से ज़्यादा केयर पे चले जाता है, कि अब जो भी टाइम बचा है उसको प्रॉपरली हो, प्रॉपर केयर से हो। और ये भी शो हुआ है कि लोगों का डर जो है वो डेथ के बारे में नहीं है, बल्कि प्रोसेस ऑफ टाइम के बारे में, कि जिस तरह मरेंगे, ना कि इतना उससे कि मरने से कि मर जाएंगे एक दिन। सो वो ये फियर करते हैं, मतलब टर्मिनल्स के बाद कि जो लोग हैं उनके आखिरी दिन बहुत ही दर्द में रहेंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, अकेले रहेंगे, या फिर मतलब बहुत सारी और डिफरेंट चीज़ें, कि कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे लोगों से जिनसे वो बात करना चाहते हैं, दिन भर मतलब आईसीयू में रहेंगे, वेंटिलेटर पे, बहुत सारी चीज़ें। तो जो हॉस्पाइस मूवमेंट का डेवलपमेंट हुआ था, जो कि ब्रिटिश डॉक्टर सिसिली सॉन्डर्स ने स्टार्ट किया था, इसने एक नई मेडिकल स्पेशलिटी पैलिएटिव मेडिसिन को जन्म दिया। अभी हॉस्पाइस मूवमेंट जो था, इसका काम था डेथ विथ डिग्निटी। इसका कमिटमेंट था कि डेथ विथ डिग्निटी, जिससे कि पेन के साथ ब्रेथलेसनेस, नोशिया और इन सब के साथ डील करने का तरीका। सो पैलिएटिव मेडिसिन का बेसिक मतलब ये था कि ओके, इफ़ इवन इफ़ द टर्मिनल इलनेस हैज़ बीन डायग्नोस्ड, कि अब इससे बचना मुश्किल है, लेकिन जो लास्ट डेज हैं एटलीस्ट वो पेन फ्री हो, उसमें लोगों को प्रॉब्लम्स ना देखनी पड़े। तो पेशेंट जो है वो बहुत ही आराम से अपना काफ़ी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता सकता है, और उसको बिल्कुल हॉस्पिटल के वार्ड्स में या फिर आईसीयू में नहीं लगे रहना है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर बहुत ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली होम केयर सर्विसेज, और कि लोग अपने आखिरी दिन जो है वो अच्छी राज़ी खुशी स्पेंड कर पाए। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम रिसर्च इनटू पैलिएटिव मेडिसिन इज दैट, कि जब राइट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जब पेन किलर और सिडेटिव ड्रग्स अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर होते हैं, तो लोग जो है वो हाई या डोजेस ऑफ मेडिकेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते, क्योंकि जितने ज़्यादा हाई डोज होंगे मेडिकेशन के, उतने ज़्यादा बॉडी को एडवर्स इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट भी वो ऑपोजिट इफेक्ट भी करेगा, जिस वजह से और इस वजह से उनके जो आखिरी दिन होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, फियर फ्री होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द नहीं सहना पड़ता है। हालांकि कुछ केसेस एक्सेप्शंस हैं जो अब यूथेनेशिया के सेक्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो पैलिएटिव मेडिसिन है, ये लोगों को बेसिकली रिकवर करने में हेल्प करता है, मतलब ये बेसिकली आर्ट ऑफ डाइंग जिसे कहा जाता है, आर्स मोरिएंडी, कि इसका काम है। तो इसका बेसिक एम रहता है कि अब जितने दिन बचे हैं एटलीस्ट वो हंसी खुशी और कंफर्ट में बीते। तो इनकरेज बोथ पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू सी टर्मिनल इलनेस नॉट एज अ डिफीट बट एन अपॉर्चुनिटी, कि हम हमारी जो लाइफ है उसको एक सेटिस्फैक्टरी एंडिंग तक ला सके, कि पेन फ्री होके कम से कम आखिरी दिन बीत सके। तो जो वी हमने डिस्कस किया था, और इसके पहले वी हैव मोस्ट रेलिवेंस फॉर दिस फील्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये होप रहता है, कंफर्ट रहता है, कि वो बिकॉज द पीपल द फॉर मैनी पीपल द होप और कंफर्ट जो उनके रिलीजियस फेथ उन्हें देते हैं, वो डेथ को एज अ फ्रेंड देखने में हेल्प करते हैं। क्योंकि रिलीजियस फेथ में क्या रहता है, डेथ को एक तरीके से मुक्ति की तरह देखा जाता है, कि आफ्टर दैट यू विल बी फ्री, एंड आपकी आत्मा जो है वो भगवान से जाके मिल पाएगी। एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट थ्योरीज रिलीजियस फेथ में, चाहे वो इस्लाम हो जिसमें आपकी आत्मा जो है वो अल्लाह से जाके मिल जाएगी, या चाहे वो वोकलिंगा कम्युनिटी हो जिसमें लिंगायत कम्युनिटी हो जिसमें योर सोल विल गो एंड मीट शिवा सोल। तो जब पेन और इग्निटी ऑफ इनडिग्निटी ऑफ डाइंग ओवरकम की जा सकती है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ पैलिएटिव मेडिसिन। टू ट्रीट और नॉट टू ट्रीट, एक बार हम ये एक्सेप्ट कर ले कि डेथ जो है उसको हम एक लाइफ की फुलफिलमेंट की तरह देख सकते हैं, और नॉट जस्ट अ मेडिकल डिफीट, कि मेडिकल उसके वो नहीं, बट बस कि हमारी लाइफ अब ख़त्म हो गई, अब पूरी हो गई है, वी हैव कंप्लीटेड आवर लाइफ साइकिल और लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, नाउ वील गो एंड मीट द वन एंड ओनली जो भी है। So the question of whether to withhold or withdraw treatment, even though that treatment might prolong survival, immediately arises. अब जब बात की जाती है तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर हम डेथ को व्यू कर रहे हैं एज अ फुलफिलमेंट प्रोसेस, कि ये जो है वो हमारे लाइफ के गोल को फुलफिल करेगी एक्सेट्रा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर जो हम ट्रीटमेंट है उसको हम लोग एक्सटेंड करें या नहीं करें, कि नेचुरली डेथ को आने दें, अगर उसको हम डेथ को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, तो करें या नहीं। तो जब हम कंसेंट की बात करें तो एक कॉम्पिटेंट पेशेंट के पास ये राइट है कि वो अपना ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ कर ले, लाइफ सेविंग या हो या ना हो, उस पर्सन को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हें ये ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, भले कितने भी रिलेटिव्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स माने कि ये बहुत अच्छा होगा, बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, कुछ भी। लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट और एथिकल इश्यूज तब अराइज होते हैं जब
पेशेंट के पास इतना कॉम्पिटेंस नहीं होता है कि वो डिसाइड कर सके कि वो ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए कि नहीं। जैसे कि एक बेबी है, जेस्टेशन के मतलब 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स के बाद वो बेबी बॉर्न हुआ है और उसको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि वो उस बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव केयर की यूनिट है, क्योंकि वो प्री मेच्योर बर्थ उसका बेबी का हो गया है। हावेवर अब प्रोस्पेक्ट्स बहुत कम है कि उस एज का, उस जेस्टेशनल एज का एक इन्फेंट जो है वो यू नो सर्वाइव कर पाएगा, और हाई रेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। सो पेरेंट्स आर यूजुअली रिगार्डेड एज द बेस्ट जजेस। इस केस में, इन्फेंट्स के केसेस में, पेरेंट्स सबसे बेस्ट जजेस माने जाते हैं कि वो चिल्ड्रन के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि दूसरी तरफ एक एल्डरली पर्सन है जिसने अपनी मेंटल कैपेसिटी खो दी है, जो कि मेंटली इतना स्टेबल नहीं है, या फिर इतना डिसीजन लेने में काबिल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल में डाला जाए। एक अगर सीवियर स्ट्रोक आया है या कोई बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैं, तो उसका हॉस्पिटल से बाहर निकलना मुश्किल होता है, बिकॉज एवरीबडी विल ऑटोमेटिकली थिंक कि यार अब ये ओल्ड एज हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी हेल्थ साथ नहीं देती है। तो अगर वो एक हार्ट अटैक सफ़र करेंगे, तो क्या स्टाफ को उनकी केयर करनी चाहिए, उनको वापस से ज़िंदा करने की कोशिश, मतलब नॉट ज़िंदा बट उनकी डेथ को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए? ऐसे डिफ़िकल्ट केसेस को डिस्कस करते वक्त रेफरेंस किया जाता है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल फ्यूटिलिटी। अगर एम मेडिकल इंटरवेंशन का ये है कि हम हेल्थ को रिस्टोर करें, हेल्थ को मेंटेन करें, अच्छी हेल्थ को करें, तो फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन का मतलब इज़ वेरी लाइकली बी टू अचीव एनी सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म आउटकम फॉर द पेशेंट। तो फिर जब प्रोलॉन्ग वाई प्रोलॉन्ग द इनएविटेबल, कि जब मरना है ही सही, तो फिर क्यों हम दर्द को और सफरिंग को बढ़ाते रहे, कि उसकी हेल्थ को डिले करते रहे, कि अल्टीमेटली पेन तो होगा ही सही ना, उसको एक अप्रोप्रिएट टर्मिनल केयर देके उसको ख़त्म करें हम लाइफ को, कि एंड में वो बिना पेन के और बिना उसके वो लाइफ एंड हो सके। तो एक इंटरवेंशन कॉल करना मेडिकली फ्यूटाइल एक तरीका है ये से कहने का कि द बर्डन ऑन द पेशेंट ऑफ स्टार्टिंग और कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट इज़ फार ग्रेटर देन एनी पॉसिबल गेन, कि उसका पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना एक बर्डन होगा, और उससे बेटर होगा कि लाइफ जो है वो एंड हो सके। कार्डियक रिससिटेशन एक गुड एग्जाम्पल देता है इस चीज़ का, क्योंकि एक बहुत ही एग्रेसिव प्रोसीजर है जिसमें बहुत मान लीजिए ब्रोकन रिब्स हो जाती है, काफ़ी इंजरीज होती है, और इसीलिए इसके सक्सेस रेट भी बहुत कम होते हैं पेशेंट्स में। इस वजह से हॉस्पिटल्स पेशेंट से कंसल्ट करने के बाद, अगर पेशेंट कॉम्पिटेंट होता है, अगर वो अपने पूरे होशावास में था, तो वो कंसल्ट करने के बाद, और अगर नहीं होता है तो रिलेटिव्स के बाद, डू नॉट अटेम्प्ट रेसिसिटेशन, यानी कि DNAR के साथ वो कैरी ऑन करते हैं, जिसमें डिसीजन इजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही कम केसेस में पेशेंट बेटर हो सकता है, और बहुत ही कम प्री मेच्योर बेबी सर्वाइव करते हैं और आगे जाके इजीली अपनी लाइफ जी लेते हैं। बहुत ही कम ओल्डर लोग हैं जो कि एकदम से रिकवरी कर सके और हॉस्पिटल से घर जाने के बाद काफ़ी समय तक अपने फैमिली के साथ हुए। लेकिन इसी वजह से मेडिसिन में कोई बहुत अनसर्टनिटी है, कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है कि ये चीज़ होगी ही कि नहीं। डिसीजंस इसीलिए प्रोबेबिलिटीज़ के बैलेंस को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, कि एक जो भी हमारे पास प्रोस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको बैलेंस करते हुए, ऑलवेज इंसिस्टिंग ऑन इंटरवेंशन वट एवर दी ऑड्स कैन मेरी रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग्ड एंड मिजरेबल डेथ्स फॉर मेनी पेशेंट्स। कि हर बार अगर हम इंटरवेंशन करेंगे तो उसकी हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर तो रिस्टोर नहीं हो नहीं सकती, कि एकदम भागता दौड़ता हो जाए, तो बस उनकी जो हेल्थ है वो और ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती जाएगी, मतलब और ज़्यादा ख़राब ही जो है वो प्रोलॉन्ग होती जाएगी लाइफ। अब हम बात करें अगर यूथनेशिया की, तो नॉन ट्रीटमेंट लीड नेचुरली ऑन टू द टॉपिक ऑफ यूथनेशिया। द टर्म लिटरली मीन्स जस्ट डाइंग वेल और अ गुड डेथ। यूथनेशिया का मतलब होता है कि गुड डेथ या फिर डाइंग वेल, बट बहुत लोग इसको कॉजिंग डेथ के तरीके से ले लेते हैं, या मर्सी किलिंग से ले लेते हैं। तो कुछ राइटर्स ने डिस्टिंग्विश किया कि पैसिव और एक्टिव यूथनेशिया के बीच में एक डिफरेंस होता है, जिसमें यूजिंग द फर्स्ट टर्म टू डिस्क्राइब व्हाट आई हैव जस्ट डिस्कस, दैट इज नॉट ट्रीटिंग अ पर्सन इवन दो दैट विल और मे रिजल्ट इन देयर डेथ। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है कि एंटेल्स डेलिबरेटली किलिंग अनदर पर्सन। तो बात करते हैं अब पैसिव। पैसिव का मतलब है कि नॉट ट्रीटिंग अ पर्सन इवन दो दैट विल और मे रिजल्ट इन देयर डेथ, कि पर्सन का ट्रीटमेंट ही बंद कर दिया। पैसिव यूथनेशिया कि वो बस बिना ट्रीटमेंट दिए ही वो इंसान आराम से मर जाता है, मतलब उसकी एंड अच्छी वेल एंडिंग होती है। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है कि डेलिबरेटली किलिंग द पर्सन। पैसिव यूथनेशिया में हम मेडिकल ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। एक्टिव यूथनेशिया में हम आगे से कुछ ड्रग्स रजिस्टर करेंगे, आगे से ऐसी प्रोसेसेस करेंगे कि वो इंसान मर जाए, जैसे कि लीथल ड्रग्स रजिस्टर करना, या बाय इंजेक्टिंग एयर इनटू देयर वेन्स। तो ये
या तो अगर वॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया है तो वॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया के केस में वो पर्सन खुद से रिक्वेस्ट कर रहा है कि येस यू कैन किल मी। और अगर पर्सन के कंसेंट के बिना है कि पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो होगा इनवॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया। और डन टू अ पर्सन हु इज़ इनकेपेबल तो वो होगा नॉन वॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया, यानी कि कोई भी केस में वो पर्सन केपेबल ही नहीं है। तो वॉलंटरी मतलब पर्सन की इच्छा से, इनवॉलंटरी मतलब पर्सन दे सकता है, अग्री कर सकता है लेकिन वो स्टेट में नहीं है, और नॉन वॉलंटरी मतलब कि कोई चांस ही नहीं है कि पर्सन का डिसीजन कंसिडर किया जा सके। एक और होता है इसी प्रैक्टिस का पार्ट जो है फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। इस केस में जो डॉक्टर है गिव द मीन्स ऑफ एंडिंग लाइफ टू द पेशेंट, यूजुअली लीथल डोज, बट द पेशेंट कैन चूज वेदर और नॉट टू टेक द लीथल डोज। तो पैसिव असिस्टेड फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड का मतलब कि वो फिजिशियन जो है वो जाके पेशेंट को ड्रग दे देता है, वो ड्रग पेशेंट के ऊपर है कि वो ड्रग खुद से ले या ना ले। बहुत सारी कंट्रीज़ में दोनों एक्टिव और पीएस इलीगल है। यूथनेशिया को मर्डर की तरह माना जाता है, लेकिन अमेरिकन स्टेट्स ऑरिगन, मोंटाना, वॉशिंगटन के अमेरिकन स्टेट्स में पीएस को लीगल बनाया गया है उनके लिए जो कि कॉम्पिटेंट एडल्ट है, जो कि इतनी पावर रखते हैं कि खुद से डिसीजन कर सके। और यूरोपियन कंट्रीज जैसे नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग में वॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया भी लीगल है स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंडर, वैलिड कंसेंट के लेते हुए। अब what are the arguments for and against changing the law in this way? Acts and omissions. यूथनेशिया के कुछ प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि लॉ ऑलरेडी सैंक्शन करता है यूथनेशिया को इन द फॉर्म ऑफ विथड्रॉइंग और विथ होल्डिंग लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। देखिए, अब एंथनी ब्लैंड का हम एक फेमस केस लेंगे और उससे समझेंगे। एंथनी ब्लैंड जो था वो हिल्सबरो फुटबॉल डिजास्टर में क्रश हो गया था और बहुत सालों तक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट पीवीएस में था। तो यू कोर्ट्स जो थे यूके में इवेंचुअली उन्होंने अलाउ कर दिया डॉक्टर्स को कि ये जो आर्टिफिशियल हाइड्रेशन दे रहे हैं आप, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, यानी कि वो एक ऐसे स्टेट में पीवीएस की स्टेट में था जब वो कम्प्लीटली मशीन्स एंड डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस के ऊपर डिपेंडेंट था। उसकी बॉडी खुद से कुछ नहीं करती थी, खाना भी नहीं खाती थी, वो सिर्फ बिना हिले डुले रह रहा था। उसको न्यूट्रिशन भी, पानी भी आर्टिफिशियली डाला जाता था, तो वो बस उसको ज़िंदा रख रहा था कि, और इस वजह से कि इस इन ग्राउंड्स पे उसको मौत दे दी गई थी कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ उसकी मौत को प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो अगर इफ़ दिस ओमिशन वाज अलाउड, दैट इज़ पैसिव यूथनेशिया। इसमें क्या करा, जो मेडिकल ट्रीटमेंट आगे से हम दे रहे थे उसको ख़त्म करते थे, दिस इज पैसिव यूथनेशिया। द आर्ग्यूमेंट रन्स व्हाई नॉट द क्विकर एंड मोर ह्यूमेन एक्ट ऑफ किलिंग हिम। व्हाट इज़ द मॉरल और लीगल डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट एंड एन ओमिशन व्हेन बोथ रिजल्ट इन डेथ। तो इन दोनों में फिर डिफरेंस ही क्या बचा, अगर दोनों में फिर मतलब हम पैसिव यूथनेशिया में जैसे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हटा रहे हैं तो फिर उसको मार ही दो, ख़त्म ही करो, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस। Arguments for holding on to the discussion are of two kinds. First is based in the agent's intention and is known as a doctrine of double effect. अब अगर अबॉर्शन को सपोर्ट करते हुए दो हमारे वो दिखते हैं। पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट। इस डॉक्ट्राइन जो है वो डिस्टिंक्शन करता है फोरसीइंग एन आउटकम एंड इंटेंडिंग इट। अब डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट का मतलब कि अगर डिसीजन कि हम ट्रीटमेंट डिस्कन्यू कर दें इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि पेशेंट के ऊपर बर्डन है और उसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं आएगा, तो वो मॉरली पर्सिबल है। यानी कि इंटेंशन देखा जाता है कि इंटेंशन ये है कि जो पेशेंट है उसको हमें बर्डन से रिलीव करना है, उसे कोई भी चीज़ का बर्डन नहीं देना है, वो चीज़ जो है वो मॉरली परमिसिबल है। तो उस केस में जो पेशेंट की डेथ होगी वो एक लाइकली आउटकम देखी जाएगी, लेकिन मे बी फोरसीन एज अ लाइकली आउटकम, बट दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ इंटेंडेड बाय द ऑडिशन। तो हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि पर्सन को मारना है, पेशेंट को मारना है। हमारा इंटेंशन है कि जो पेशेंट इतना बर्डन सह रहा है, उसको इतना पेन हो रहा है, उससे रिलीव करना है। उसी तरीके से ड्रग्स दिए जा सकते हैं पर्सन को उसके पेन से रिलीव करने के लिए। तो ये भले ही डेथ को जल्दी तो कर रही है, हेसन करी, क्योंकि जितने हाई डोज ऑफ मेडिकल ड्रग्स होंगे, मेडिकेशंस होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी इंसान की हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर मैसिव डोज दिया जाता है तो इसका मतलब ये पेशेंट को मारने जितना ही है। एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट है फॉर रिटेनिंग द एक्ट्स एंड ओमिशन डिस्टिंक्शन इज दैट इफ वी वर टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिजल्ट्स ऑफ आवर ओमिशंस वी वुड ऑल बी कॉन्स्टेंटली गिल्टी ऑफ कॉजिंग डेथ्स। कि अगर जितने भी ओमिशन हो रहे सबके लिए अगर हमें दोषी ठहराया जाए तो सारी डेथ्स हमारी वजह से हो रही है। जैसे कि अगर मान लो ओमिशन, ओमिशन का मतलब ये कि हम कोई चीज़ किसी से कट कर रहे हैं, कोई चीज़ उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे, ओमिट कर रहे हैं उसकी लाइफस्टाइल से। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग अफ्रीका में कोई फेमाइन आया और वहाँ पे हम लोगों को खाना देना छोड़े तो वो सारी डेथ्स भी हमारी वजह से हुए। तो क्या हमारी वजह से वो सारी डेथ्स हुए? ओमिशन के अकॉर्डिंग तो सारी डेथ्स जो है वो इसी कारण से हुए।
ऑफ कोर्स पीपल आर कल्पेबल फॉर सम ओमिशंस इफ़ द एक्शंस ओमिटेड आर पार्ट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑफ कोर्स कुछ ओमिशंस के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है अगर वो ओमिशंस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट थे, कि अगर वो उनकी ड्यूटी के अंदर आते हैं और फिर उन्होंने फुलफिल नहीं की तो वो ओमिशंस के लिए उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना ही ना दे, जब उसके पास पूरे प्रॉपर मीन्स है, वो खाना दे सकते हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, बना सकते हैं, पर बना नहीं रहे, बच्चों को खाना नहीं दे रहे, तो वो उस चीज़ के लिए पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के केस में पेशेंट्स की केयर करना हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ड्यूटी होती है, उनको एडिक्वेट ट्रीटमेंट देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डज़ नॉट एक्सटेंड टू प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट दैट इज़ कंसिडर्ड फ्यूटाइल और इनइफेक्टिव। यानी किसी को इनइफेक्टिव या फ्यूटाइल ट्रीटमेंट देना कि जिससे पता है कि उससे कुछ भी सुधार नहीं होना है, वो चीज़ इस पे अप्लाई नहीं होता है। A right to die. A second argument for voluntary euthanasia and PAS is that people have the right to choose the manner and moment of their death. तो एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट वॉलंटरी यूथनेशिया और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड के कि लोगों के पास हक है वो कब चूज़ करें कि उन्हें कब मरना है, कैसे मरना है। और अगर वो खुद से ये चीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इफ़ेक्टिव मीन्स नहीं है, या फिर वो या तो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशंस जो है शुड बी अलाउड टू इंश्योर इट कि बिना उनको गिल्टी माने कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा कि अगर वो उनको कोई लीथल ड्रग्स दे रहे हैं तो, क्योंकि लोगों के पास हक है कि वो डिसाइड कर सके वो कब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स ये बेस्ड है रिलीजियस बिलीफ पे, यानी कि फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड के अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स रिलीजियस बिलीफ पे, कि जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़्म, सिखिज़्म में लाइफ और डेथ जो है वो भगवान की दी हुई है। तो रिलीजियस फेथ के अकॉर्डिंग पीएएस इसीलिए गलत माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि यू डोंट हैव द राइट टू चूज़ व्हेन यू डाई। ये भगवान के ऊपर है कि आप कब मरोगे, कैसे मरोगे, आपके पास ये ज़िम्मेदारी नहीं है। तो दिस इज़ नोन एज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, कि यू नो गॉड है और गॉड के हैंड्स में है और गॉड की डिसीजन है, तो इंडिविजुअल्स की कोई राइट नहीं है खुद की डेथ करने का। अब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी यूथनेशिया को लीगलाइज कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स पे। तो हुज राइट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन वी प्लान टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू बी किल्ड एट देयर ओन रिक्वेस्ट। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूथनेशिया लेजिस्लेशन वन ऑफ द हैजर्ड टू वनरेबल पीपल हु रिगार्ड देमसेल्व्स एज अ बर्डन टू द फैमिली। तो जो लोग यूथनेशिया के अगेंस्ट है वो कहेंगे कि उन लोगों का क्या जो सिर्फ अपने आप को यू नो दुखी हैं, डिप्रेस या मानते हैं कि वो फैमिली के लिए बर्डन है, फिर उनके लिए तो इमोशनल बर्डन या फाइनेंशियल बर्डन वो भी यूथनेशिया के थ्रू फिर वो तो मर जाएंगे। तो उनके लिए तो ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि यार यूथनेशिया के थ्रू वो मर जाए, क्योंकि वो सिर्फ एक बर्डन है फैमिली के ऊपर। तो भले ही वो खुद जिंदा ज़्यादा रहना चाहते हो, लेकिन सिर्फ वो खुद को एक बर्डन कंसिडर करे और यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया गया है, तो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि हमें मरना ही है। Thus, उनके राइट्स में भी इन्फ्रिंज्ड बाय द क्रिएशन ऑफ अ लॉ विच गिव्स द राइट टू डाई टू दोज हु जेन्युइनली वांट इट बट फेल्स टू सी इट्स इफेक्ट ऑन अदर्स हु विश टू लिव। तो उनके राइट्स लेना लिए जा सकते हैं जो कि ये नहीं देख पाते कि इसका इफेक्ट दूसरों पे क्या होगा। रिलीफ ऑफ सफरिंग, बहुत सारे लोगों के लिए इट इज़ लाइकली कि सबसे परसुएसिव आर्ग्यूमेंट यूथेनेशिया और पीएएस का ये होगा कि ये लोगों को आराम से पीसफुली मरने का एक ऑप्शन देता है कि आपको इतना पेन, इतनी सफरिंग ना सहना पड़े और आप आराम से मर सके। बहुत ज़्यादा पेन और इंस्टीट्यूशनल केयर की इनडिग्निटी कि आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए। यहाँ पर की इशू ये है कि पैलिएटिव केयर मूवमेंट जो है हैज़ रिमूव द रीज़न फॉर सच फियर्स। एज आई मैंशनड अर्लियर कि बहुत कम केसेस है जहाँ पे पैलिएटिव मेडिसिन के स्किल्स भी पेन को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसे कहा जाता है इसके लिए कुछ पेशेंट्स हैव टू बी गिवन व्हाट इज़ कॉल्ड टर्मिनल सेडेशन। तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पैलिएटिव मेडिसिन भी आखिरी टाइम में उनका पेन और सफरिंग रिलीव नहीं कर पाती है। तो उस टाइम पे उसे कहा जाता है टर्मिनल सेडेशन। ये इन्वॉल्व करता है सेडेटिव ड्रग्स का यूज़ करना, जिससे हम पेशेंट को बेहोश करते हैं सबसे पहले, या फिर इतना वो करते हैं कि मतलब वो पेन फील ना कर पाए, और फिर उनको इसी स्टेट में मेंटेन करके रखते हैं जब तक वो मर नहीं जाते। मान लीजिए कि एक तरीके से उनको खुद से एक कोमा की स्टेट में हम इंड्यूस करें कि उनको अनकॉन्शियस कर देते हैं कि वो पेन फील ना कर पाए, और बस उनको अनकॉन्शियस ही रखते हैं जब तक वो खुद से मर ना जाते हैं। इस तरीके से पेन रिलीव हो जाता है, लेकिन पर्सन जो है वो जानबूझ के मारा नहीं जाता है, क्योंकि ड्रग्स जो है वो सिर्फ पेन को ख़त्म करते हैं। इट इज़ अराउंड सच एक्सट्रीम केसेस दैट द डिबेट अबाउट what is a good death is at its most acute. For some, the rational answer is to legislate for a rapid death. तो कुछ लोगों के लिए है कि फटाफट मार के ख़त्म करो, कुछ लोगों का है कि exceptional cases do not justify legislation authorizing medical killings or assisting in suicide. अब आफ्टर डेथ, अब ये हमारा फाइनल सेक्शन है जिसमें हम देखेंगे कि विच द डेथ कैन स्टिल कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ केयर ऑफ अदर्स थ्रू द यूज ऑफ देयर बॉडीज आफ्टर डेथ इन एनाटॉमी टीचिंग, ऑर्गन डोनेशन एंड द यूज ऑफ ह्यूमन टिश्यू इन रिसर्च एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स।
Anatomical dissection, like acknowledging the silent mentors. Anatomical dissection ऑफ केमिकली प्रिजर्व डेड बॉडीज़, कैडेवर्स का एनाटॉमिकल डाइसेक्शन करना। तो हम डाइसेक्शन के बारे में हम सब सुने कि जो भी बॉडीज़ मर जाती हैं उनको केमिकली पहले प्रिजर्व किया जाता है केमिकल्स के अंदर, आइस के अंदर, और फिर उनकी बॉडी का यूज़ किया जाता है डाइसेक्शन के लिए, ताकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में प्रैक्टिस ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन वो ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छी तरीके से जान सकें। ये मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन का एक हॉलमार्क है, क्योंकि इसने लोगों की अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी टाइम तक इंक्रीज़ किया था कि जो सर्जन्स है, ऐसा नहीं कि पहली बार ही जाके सीधे पेशेंट पे ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट दे नो द इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। मेडिकल स्टूडेंट्स और बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए इट एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन इनटू द सीक्रेट एंड एट टाइम्स डिस्टर्बिंग वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। तो बहुत साल पहले, सेंचुरीज अगो, कई सालों पहले साइंटिफिक डाइसेक्शन का जो एडवेंट हुआ डेट का, इट हेल्प टू डिस्पेल फॉल्स थ्योरीज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये जब एनाटॉमी ये डाइसेक्शन होने लगा, इसके कारण हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली, और ह्यूमन बॉडी के बारे में जो फॉल्स परसेप्शंस थे हमारे, वो ख़त्म होने में हेल्प हुए हैं। And also provided fascinating material for artists like Leonardo da Vinci, who spent hours both dissecting and observing it being done. तो आर्टिस्ट, मटीरियल आर्टिस्ट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल था, जिन्होंने कई घंटों तक खुद डाइसेक्शन किए हैं या डाइसेक्शन होते हुए देखे हैं। लेकिन डाइसेक्शन की हिस्ट्री बहुत ही हेजी सी है, मर्की सी है, क्योंकि बहुत सेंचुरीज तक ये डिसअप्रूव करा जाता था। रिलीजियस अथॉरिटीज़, जो हम अगर हम देखेंगे हमारी सोसाइटी में, कास्ट में, कि डेड बॉडी को छूना ही बहुत ही गलत माना जाता था। तो you know religious authorities and was used as a particular degrading way of dealing with bodies of criminals, adding to their punishment the mutilation of their remains. तो रिलीजियस अथॉरिटीज़ के द्वारा भी मरे जाने के बाद जो क्रिमिनल्स की बॉडी थी, उनके ऊपर डाइसेक्शन परफॉर्म किया जाता था, ताकि उनको मौत भी अच्छे से ना मिले, कि मौत में भी उनकी लाश भी अच्छे से ना रह सके, एक पनिशमेंट की तरह। उसी टाइम पे एक ग्रोइंग डिमांड थी कैडेवर्स की, यानी कि जो केमिकली प्रिजर्व बॉडीज़ थी, मेडिकल एजुकेशन में, ताकि और ज़्यादा साइंटिफिक होती गई, लेड टू रिजरेक्शंस, एंटरप्रेन्योर्स हु स्टोल बॉडीज फ्रॉम फ्रेश ग्रेव्स टू सेल टू मेडिकल सू। तो एक नए ग्रुप का जन्म हुआ, प्रोफेशन का जन्म हुआ, कि जो लोग शमशान घाट से या मॉर्ग से बॉडी चुरा चुरा के मेडिकल स्कूल को बेचते थे। And also to notorious Edinburgh murderers, Burke and Hare, who found an even quicker and more effective way of meeting the demand by murdering the homeless. तो बर्क एंड हेयर क्या करने लगे कि वो खुद से जाके होमलेस की मर्डर करते थे, फिर वो बॉडीज़ को जा जाके स्कूल में बेचते थे, क्योंकि कैडेवर्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो इस कारण से मर्डर्स और डेड बॉडीज़ का इलीगल बेचना, स्मगलिंग करना, ये सब शुरू हो गया था। मॉडर्न टाइम्स में ऑपोजिशन टू दिस यूज़ ऑफ डेड बॉडीज़ कंटिन्यूज, अभी कुछ कल्चर्स में कंटिन्यू होता है। कुछ रिलीजन जैसे कि शिंटोइज़्म जापान के हैं, और बहुत सारे मेडिकल स्कूल्स वर्ल्ड वाइड ने इंक्रीज़ करा है ये डाइसेक्शन करना कैडेवर्स के ऊपर। सप्लाई थ्रू डोनेशंस ऑफन डज नॉट मीट डिमांड। तो सिर्फ डोनेशंस के थ्रू इतनी डिमांड मीट नहीं हो पाती है कैविडर्स की, कैडेवर्स की। एज ए रिज़ल्ट कुछ मेडिकल स्कूल्स ने कम्प्लीटली कैडेवर्स का यूज़ करना ख़त्म कर दिया है, और इंस्टेड कंप्यूटर मॉडल्स पे डिपेंड करने लगे हैं। और बाकी जो है वो अनक्लेम बॉडीज़ पे रिलाई करते थे, कि मान लीजिए किसी की डेथ हो गई कुछ नेचुरल कोई भी कॉज के कारण, और उसको कोई क्लेम करने नहीं आया, तो फिर उसको मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे, रादर देन वॉलंटरी डोनेशंस। हाउएवर जो भी सोर्स हो कैडेवर्स का, मेडिकल स्कूल्स में जहाँ पे एनाटॉमिकल डिसेक्शन कंटिन्यू होता है, यहाँ पे एक रिन्यूड एम्फिसिस है फॉर रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड टू दी साइलेंट मेंटोर्स। कैंपेन्स करे गए कि डोनेशंस इंक्रीज़ करो, ताइवान और कोरिया में स्पेशली, कि डाइसेक्शन की यूज़फुलनेस जो है वो बहुत ही काम करेगी। ये स्टूडेंट्स को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगी बॉडीज़ के साथ डील करने का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की स्टडी में काम करेगी, टू डेवलप प्रोफेशनल एटीट्यूड्स टू द लिविंग एंड डेड, और जो लिविंग है उनकी पेन और सफरिंग कम करने में, या बेटर मान लीजिए सर्जरी करने में हेल्प करेगी। बहुत सारे मेडिकल स्कूल्स को अब रिक्वायर है कि स्टूडेंट्स जो एक ओथ प्लेजिंग रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ले, कि वो ओथ ले कि वो बॉडीज़ का एक रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट करेंगे, और ऐसे कुछ तो भी नहीं करेंगे, उसको सिर्फ मेडिकल पर्पसेस के लिए, सीखने के पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि ये साइलेंट मेंटोर्स ये बहुत कुछ सिखाते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, और वो डेड को ग्रैटिट्यूड देंगे कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है टू लर्निंग।
Gifts from the dead. Apart from the contribution to medical education of these silent mentors, the dead can also help the living in more direct ways. तो एक तरीका तो हो गया कि अपनी बॉडी को हम कैडेवर के जैसे डोनेट कर दें, दूसरा तरीका हो गया कि डायरेक्ट वे में ऑर्गन्स को डोनेट कर दें, ठीक है, या बॉडीली मटेरियल्स को डोनेट कर दें जो अभी रह रहे हैं उनके लिए, या रिसर्च या ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन कर दें। तो हमने देखा था कि एक बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम था कि ऑर्गन्स की शॉर्टेज होने लगी थी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। कई कुछ इंस्टेंसेस में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑब्वियसली सिर्फ डेड डोनर्स यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट अगर जिंदा का करते तो वो तो इंसान मर ही जाएगा, तो इंसान के मरने के बाद ही हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। लेकिन organs from the deceased are also very effective in transplantation of kidneys and other organs। तो डिजीज से किडनीज वगैरह ऑर्गन्स भी जो है वो करी जा सकती है। तो हम देखते हैं कि एक ही बॉडी से हमें बहुत सारे ऑर्गन्स निकल के आएंगे। तो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशंस दो मेजर एथिकल इश्यूज को रेज करता है। पहला, अगर ऑर्गन्स यूजफुल हैं तो दे मस्ट कंटिन्यू टू बी परफ्यूज्ड विथ ब्लड until as close as possible to the time of transplantation into the recipient। This requirement has led to a revision of the definition of death from the traditional one of cessation of breathing and circulation to brain death, the irreversible destruction of those parts of the brain which are necessary to sustain human life। यानी कि जितना हो सके उन बॉडी पार्ट्स तक ब्लड का पहुंचना ज़रूरी है, और ब्रेन डेथ यानी कि ब्रीदिंग या सर्कुलेशन के कारण जो डेथ हुए उसको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना कि वो बॉडी पार्ट्स कोई काम के नहीं है। ये रीडेफिनेशन अलाउ करता है फॉर व्हाट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हार्ट बीट कैडावर्स, डोनर्स आर लीगली डेड येट स्टिल हैव देयर सर्कुलेशन मेंटेन बाय आर्टिफिशियल मीन्स, की लीगली जो डेड है लेकिन आर्टिफिशियल मीन से उनका सर्कुलेशन जारी है ताकि उनका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो सके। सारे लीगल सिस्टम इन सब के लिए अलाउ नहीं करते हैं। The reliability of the diagnosis of death is of course crucial. Although tests to be used, the procedures to be followed are internationally recognized for some families in some cultures such as Orthodox Judaism and some segments of Japanese society, the conviction remains that such people are not really dead। तो अगर आर्टिफिशियली भी हम सर्कुलेशन चालू करें, क्योंकि अगर उन ऑर्गन्स का सर्कुलेशन चालू नहीं होगा तो वो ऑर्गन्स काम के नहीं होंगे, तो अगर आर्टिफिशियली भी सर्कुलेशन चालू है इसका मतलब वो जिंदा है, वो मरे नहीं है। दिस लीड्स टू द सेकेंड एथिकल इशू। अब सेकेंड एथिकल इशू होता है द नेचर ऑफ कंसेंट फॉर सच डोनेशंस। यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन बनाया जाता है ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट सिस्टम्स के बारे बीच में। पहले में देर हैज़ टू बी क्लियर एविडेंस कि जो डोनर है उसने डेथ के पहले ही कंसेंट किया था। जैसे कि एक बॉक्स ऑन ड्राइवर्स लाइसेंस पे ट्रिक कराई कि कैरिंग अ डोनर कार्ड, कि येस दे वो ड्राइवर लाइसेंस के टाइम पे उन्होंने टिक कराई कि दे विल रेडी डोनेट द बॉडी। लेकिन ऑप्ट आउट सिस्टम में कंसेंट इज अज्यूम्ड अनलेस द पोटेंशियल डोनर हैज रजिस्टर्ड एन ऑब्जेक्शन। तो ऑप्ट आउट सिस्टम का मतलब कि जब तक अगर कोई एक ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है कि हम ऑब्जेक्ट करते हैं कि डू नॉट यूज़ द बॉडी फॉर ऑर्गन डोनेशन, तब तक जो है कंसेंट माना जाता है। कंट्रीज़ बहुत ही वेराई करती है सिस्टम्स को यूज़ करने के, लेकिन हैविंग एन ऑप्ट आउट सिस्टम डज नॉट इन itself ensure a high rate of disease donation। It has been shown that other factors, meaning the way the family of the deceased is approached or whether or not they have the right to refuse consent and the efficiency। तो सिर्फ ऑप्ट आउट सिस्टम, देखिए ऑप्ट आउट सिस्टम का मतलब है कि अगर किसी ने अलग से रिजेक्ट नहीं किया है आगे बढ़ के तब तक वो बॉडी का यूज़ होगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि फैमिली वाले कितना उस चीज़ के लिए अग्री करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, कितने अच्छे से वो ऑर्गन डोनेशन को या ट्रांसप्लांट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फैमिली का कंसेंट कितना है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वो करती हैं। Thus it can be argued कि morally preferable way is the one that respects the autonomy of the disease। कि morally preferable क्या है कि उसकी जो जिंदा आदमी है उसकी इच्छा से काम किया जाए कि डोनेशन किया जाए या नहीं, by using only those organs which have been explicitly donated। In this way the gifts from the dead are genuine gifts। तभी जाके कि अगर उसका खुद का कंसेंट है, उसकी खुद की मर्ज़ी, तभी वो जेन्युइन गिफ्ट्स बनेंगे। इसके क्रिटिक्स का कहना है कि ऑफ कोर्स आर्ग्यू दैट इट इज़ रॉन्ग टू पुट द राइट्स ऑफ द डेड अबव दोज ऑफ द लिविंग। The body bazaar. There is, moreover, a darker side to the sourcing of materials from dead bodies as well documented by the book Body Bazaar। तो बॉडी बाज़ार में बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया है कि ये जो बॉडी है, डेड बॉडी है, इसका एक बहुत ही डार्क साइड है, एक बहुत ही गंदा बाज़ार है जहाँ पर ये सब खरीदरी बिक्री का काम हो रहा है। बॉडी पार्ट्स अब एक बिजनेस बन गए। जैसे कि माइकल मैस्ट्रो मरीनो जो थे एक फॉर्मर डेंटिस्ट थे जो न्यू जर्सी बेस्ड फर्म को ओन करते थे जिससे नाम था बायोमेडिकल टिश्यू सर्विसेज। और माइकल मेस्ट्रो मरीनो को कन्विक्ट करा गया था, जेल में डाला गया था 2008 में न्यूयॉर्क कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने
कंस्पायर किया था फ्यूनरल डायरेक्टर्स के साथ टू स्ट्रिप द बॉडी पार्ट्स ऑफ कॉर्सेज अवेटिंग बरियर और क्रिमेशन। यानी कि उन्होंने क्या करा कि क्रीमेशन के पहले जब उनको कॉफ़िन में डाल के क्रीमेट किया जाता है उसके पहले उनके साथ डील करते थे कि तुम उसको क्रीमेट करो या बरी करो, उसके पहले ही उनके सारे ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज़ जो बेचने के काम आए उसको निकाल लो, जिसमें आर्म, लेग, बोन, स्किन, हार्ट वॉल्स, वेन्स सभी सब इंक्लूड होते हैं। ये प्रोडक्ट्स फिर बेच दिए जाते थे कंपनी को, जो कि फिर डेंटल इम्प्लांट्स, बोन इम्प्लांट्स, स्किन ग्राफ्ट वगैरह मतलब अलग अलग कंपनीज़ को बेचे जाते थे जो मेडिकल प्रोसीजर्स और प्रोडक्ट्स बनाने के इसमें यूज़ लेते थे। तो पता चला बाद में कि इस तरीके से 1000 से भी ज़्यादा लाशों के साथ ये सब किया गया है और ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है बॉडी बाजार का। लेकिन इवन वेयर कमर्शियल गेन एंड फॉर डू नॉट एंटर मेडिकल इंस्टीट्यूशन कलेक्ट कंटेन ह्यूज कलेक्शंस ऑफ ह्यूमन टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफन टेकन विदाउट नॉलेज और कंसेंट ऑफ द पेशेंट ऑफ देयर फैमिलीज। तो कई बार मतलब बिना पेशेंट की जानकारी के या बिना पेशेंट की अग्रीमेंट के उन्हें पता ही नहीं होता और उनकी बॉडी से बहुत सारे टिश्यूज या ऑर्गन्स ले लिए जाते हैं। जैसे कि यूके में एक मेजर कंट्रोवर्सी आई थी जिसमें पता चला था कि चिल्ड्रंस ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स, हार्ट, ब्रेन, टंग, आइज़ वगैरह ये पोस्टमार्टम के बाद खुद से रख लिए थे और दे हैव बीन सिंपली स्टोर्ड एंड नॉट यूज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट और रिसर्च। यानी कि उनकी डेथ के बाद पोस्टमार्टम के बाद खुद से ही हॉस्पिटल वालों ने या हेल्थ केयर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपने पास उसको निकाल के रख लिए थे और पेशेंट को या उनकी फैमिली को कुछ पता ही नहीं होता था। अब डेट का अब्यूज़ करने का और इनका मतलब क्या ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम ये डेट अब्यूज़ ना हो या कुछ ना हो। ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव लेकिन ओवर रिस्ट्रिक्टिव ना हो। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी लेजिस्लेशन का होना ज़रूरी है ताकि प्रॉपर कंसेंट हो, ताकि बॉडी मटेरियल्स को निकालने और स्टोर करने के लिए without impeding progress of life-saving medical research. Beyond this, the emergence of what has been called tissue economy means that we need some kind of international concession on the appropriate use of human material. जो कमर्शियल इंटरेस्ट है वो बहुत ही ग्रेट और बहुत ही सीरियस मॉरल हज़ार्ड है, क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वो कर सकते हैं और आज भी ह्यूमन ऑर्गन और टिश्यू के बिजनेस में बहुत बड़ा एक it's a very big issue in this. One idea is to define a bio commons so that donated material जो है उसको proper consent मिलेगा और ये सिर्फ उनको अवेलेबल होगा वर्किंग टू इम्प्रूव हेल्थ केयर की। बायो कॉमन्स मतलब सिर्फ उन्हें ही ह्यूमन बॉडी मटेरियल अवेलेबल होगा जो ह्यूमन हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर करना चाहते हैं, not subject to market pressures or to the limitations of individual ownership. I shall explore this idea fully by research known as biobanks. The essential ethical issue is how we can be sure that we honor dead whatever we do with their bodies. So यहाँ पर कंक्लूजन कि हमने किस किस बारे में बात की कि ये चैप्टर बहुत ही लेंदी था, बड़ा था। ऑफ कोर्स यू कैन सी बाय द टाइम पीरियड ऑफ द वीडियो दैट क्लिनिकल एथिक्स इज़ प्रॉबली द मोस्ट डाइवर्स और कंट्रोवर्शियल एरिया है बायोएथिक्स का। क्लिनिकल एथिक्स जो है बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, ऑर्गन डोनेशन, अबॉर्शन, सुसाइड, यूथनेशिया, फिजिशियन असिस्टेड यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया, नॉन वॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया, इनवॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया, वॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया, और हमने सरोगेसी के बारे में पढ़ा, हमने असिस्टेड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, हमने आईवीएफ के बारे में पढ़ा, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में पढ़ा, और वी हैव palliative medicines के बारे में पढ़ा. So we have read a lot in this chapter and they are very controversial.